हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। मैं थोड़ा लेट के पढ़ा रहा हूँ तो ये मत समझिएगा सर कैसे पढ़ाते हैं। जैसे भी कंफर्टेबल हो आपको वैसे पढ़िए, ठीक है। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, जो कि अभी तक मैंने किसी भी उसमें कराया नहीं है। आज मैं कराता हूँ। देखिए क्या है, यहाँ पे सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है डायपोल मोमेंट का। तो डायपोल मोमेंट क्या होता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन है वो कोई इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करता है, रिवॉल्व करता है जब, तो वो इलेक्ट्रॉन कैसे एक करंट लूप की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। तो उसके पास एक मैग्नेटिक फील्ड होता है और इसलिए वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की तरह बिहेव करता है। तो जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो होता है इलेक्ट्रॉन का, वो हमारा क्या होता है, म्यू एल इक्वल टू ई बी ए अपॉन 2c। एक ही जगह हम आर भी कर सकते हैं, आर रेडियस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ई बी आर भी कर सकते हैं या ई बी ए कर सकते हैं अपॉन 2c। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट था, यानी कि जो हम जिसे लिखते हैं एल से लिखते हैं, यहाँ पे आई से लिखा गया है, एल से लिखते हैं, वो क्या होता है, एम बी आर होता है। आर की जगह यहाँ पे ए रखा गया है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर हम म्यू एल को इस वाले म्यू एल को इस वाले आई से डिवाइड कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, म्यू एल अपॉन एल ई अपॉन 2mc। यहाँ से देखिए हो जाएगा। तो ये ई अपॉन 2mc को बोलते हैं हम डायमैग्नेटिक रेशियो, ठीक है। ये आपका जेस्ट में क्वेश्चन आ चुका है। अब बात करते हैं म्यू एस। अगर हम पूछे, कोई हमसे कहे म्यू एस कितना होता है, तो जो म्यू एस होता है वो जी एस ई अपॉन 2mc होता है। साथ में जी एस लग जाता है। तो जो जी एस है वो म्यू एस के लिए जी एस की वैल्यू होती है 1 होती है, सॉरी 2 होती है, ठीक है। अब बात करते हैं लार्मर प्रिसिशन की। लार्मर प्रिसिशन होता क्या है, जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट होती है वो प्रोसेस करने लगती है फील्ड डायरेक्शन में। तो इस फ्रिक्वेंसी को हम इस प्रोसेसन को हम करते हैं लार्मर प्रोसेसन कहते हैं। और जो फ्रिक्वेंसी हमारी प्रोसेसन की होती है उसे लार्मर फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। जो लार्मर फ्रिक्वेंसी जैसे ओमेगा इक्वल टू ई बी अपॉन 2m होता है, ये याद रखिए 2m होता है। अगर ओमेगा को हम 2πf लिख दें तो ई बी इक्वल टू 2πf हो जाएगा। तो यहाँ से f इक्वल टू ई बी अपॉन 4πm हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई बी अपॉन 4πm हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि हमारी लार्मर फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है ई बी अपॉन 4πm होती है। बाकी ये सब आपको नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है। यहाँ से आप देखिए, यहाँ पे क्या है, इस वाली चीज़ को देखिए। ये वाली जो चीज़ है इसमें क्या है कि जो स्लिप्टिंग है पी लेवल्स के बीच का, वो सबसे ज़्यादा है। फिर डी लेवल्स के बीच का स्लिप्टिंग थोड़ा कम, जो सेपरेशन है थोड़ा और कम हो जाता है। एफ़ लेवल के बीच का और कम हो जाता है। इसका मतलब कि हम जैसे जैसे पी से डी की एफ़ की तरफ बढ़ते जाते हैं, सेपरेशन बिटवीन जो लेवल्स होता है वो घट जाता है। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें बताई गई। ये इंपॉर्टेंट बातें मैं यहाँ से ना बता करके मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। कहाँ पे, चलिए ठीक है, मैं यहीं पे बताता हूँ। जो हमारा डेल्टा टी होता है, डेल्टा टी होता है वो होता है आर इनफाइनाइट अल्फ़ा स्क्वायर जेड की पावर 4 अपान एन क्यू एल एल प्लस 1, ये होता है आपका। तो जो हमारा, अगर हम एन होता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को जैसे ही बढ़ाते जाएंगे तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टी के, यानी सेपरेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्या होगा, ये एन क्यू की जैसे ही वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो टी का जो वैल्यू होगा वो घट जाएगा। यानी कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ एन की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, जो लेवल्स के बीच का जो सेपरेशन है वो क्या होता जाता है, घटता हो जाता है। तो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे सेपरेशन घटता जाएगा। लेकिन डेल्टा जो टी होता है सेपरेशन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड की पावर 4 के। तो जेड को इंक्रीज करने पर वो क्या हो जाएगा, सेपरेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये तीन चार बातें हैं जो आपको याद रखनी है इसमें। अब बात करते हैं हम स्टर्न गैलेक एक्सपेरिमेंट की। तो स्टर्न गैलेक एक्सपेरिमेंट में एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन को बताता है स्टर्न गैलेक एक्सपेरिमेंट। इसके अलावा आपको कुछ नहीं याद करना है इस स्टर्न गैलेक एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, ये तो आपको मैंने बता ही दिया आपका क्या होता है, डेल्टा टी अल्फ़ा स्क्वायर जेड पावर 4 एन क्यू एल प्लस 1 होता है। तो ये हो गया। उसके बाद मैं बात करता हूँ कुछ सिलेक्शन रूल्स की बात करता हूँ। तो जो सिलेक्शन रूल होते हैं वो, अगर आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें तो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए डेल्टा एच प्लस माइनस 1 होता है। डेल्टा जे होता है 0 प्लस माइनस 1 और 0 होता है। अब वीक मैग्नेटिक फील्ड के लिए एम एल की जो वैल्यू होती है या फिर 0 होगी या फिर आपका प्लस माइनस 1 होगी। और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या होता है, एम एल की वैल्यू प्लस 1 होती है, एम एस की वैल्यू 0 होती है। अब बात करते हैं स्टैटिस्टिकल वेट की। बात करते हैं जो स्टैटिस्टिकल वेट होता है आपका वो होता है 2J प्लस 1 होता है। अगर यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे लिखा है 2p3/2, तो ये J क्या होता है, ये J होता है और ये 2 क्या 2s प्लस 1 होगा आपका इक्वल टू 2।
तो यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी लिखते हैं, यहाँ पे जे वैल्यू लिखते हैं, तो जे वैल्यू 3/2 आ गई। तो यहाँ पे हम रख दें 2 × 3/2 + 1, यानी कि आपका ये 4 हो जाएगा। अब की बार के इसमें रखना है, अब की बार जो पी में क्या दिया है, हाफ दिया है, तो जो हाफ दिया है तो 2 × हाफ + 1 कर देते हैं, तो हाफ से आपका ये हो गया, आपका 2 हो गया। तो जो 2 हो गया आपका, तो यानी कि क्या आया था, 4/2 आया था, यानी कि 2/1 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया, 2:1 हो गया आपका आंसर। स्टैटिस्टिकल वेट अगर किसी टर्म का निकलवाए तो कैसे निकालते हैं, ये मैंने बता दिया है आपको। अब हम बात करते हैं आपका जो Rn होता है, जो R होता है वो होता है n² A0/Z। हमेशा याद रखिए, Z के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर के। ठीक है, इतना ही याद रखना है, इसमें ज़्यादा याद रखने जैसा कुछ है नहीं। लिंडे इंटरवल रूल क्या होता है, लिंडे इंटरवल रूल होता है कि आपका अगर ये वाला J लेवल है और इससे जस्ट ऊपर वाला क्या होगा, J+1 है। इन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होगा EJ, जो एनर्जी डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच का, वो क्या होगा, EJ+1 और EJ माइनस EJ वो होता है J+1 होता है। तो ये आपको याद रखना है, बाकी कुछ नहीं याद रखना है। स्टैटिस्टिकल वेट अगर हम देखिए, हमने अभी बताया था स्टैटिस्टिकल वेट क्या होता है आपका 2J+1 होता है, या हम उसे 2L+1 2S+1 भी लिख सकते हैं। और सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए ये होता है 2n² होता है, ये याद रखना है बस। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ सिलेक्शन रूल हैं, डिस्कस कर लेते हैं। इन सिलेक्शन रूल से तो क्वेश्चन आया ही है, गेट में तो वो कई बार आया है। तो जो 1 इलेक्ट्रॉन एटम के लिए होता है सिलेक्शन रूल, ΔL होता है वो +-1 होता है। इसके साथ एक कंडीशन और होनी चाहिए कि आपकी जो पैरिटी है कन्फिगरेशन की, वो पैरिटी चेंज होनी चाहिए। अगर पैरिटी ऑड है तो इवन हो जाएगी, और इवन है तो ऑड हो जाएगी। ठीक है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो जो ΔL होता है वो +- होता है, और ΔL2 होता है 0, ±2 होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसके बाद हम बात करते हैं जी मैन इफेक्ट की बात करते हैं। जी मैन इफेक्ट क्या होता है, जी मैन इफेक्ट जनरली क्या होता है, जब किसी एटम को हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या करते हैं, प्लेस कर देते हैं, तो जो स्पेक्ट्रल लाइन हमारा एटम स्प्लिट करता है, निकालता है, इमिट करता है, वो स्पेक्ट्रल लाइन कई सारे कंपोनेंट में टूट जाती है, उसे क्या बोलते हैं, हम जी मैन इफेक्ट बोलते हैं। यहाँ पे मैं समझा भी दे रहा हूँ कि जब हमारा कोई फील्ड नहीं तो स्पेक्ट्रल लाइन आपको एक दिख रही होगी, लेकिन जैसे ही फील्ड लगाया तो वो कई सारे कंपोनेंट में टूट गई। तो जो अनशिफ्टेड कंपोनेंट होता है उसे सिग्मा कंपोनेंट बोलते हैं, और जो शिफ्टेड कंपोनेंट होते हैं उसे पाई कंपोनेंट बोलते हैं। अनशिफ्टेड कंपोनेंट के लिए जो ml की वैल्यू होती है वो 0 होती है, और शिफ्टेड कंपोनेंट के लिए इधर +1 इधर -1 हो जाती है। तो ठीक है, ये याद रखना है आपको। एनामॉलस जी मैन इफेक्ट क्या होता है, उसमें कई सारे कंपोनेंट में टूट जाती है लाइन। इसमें तो सिर्फ 2 ही कंपोनेंट में टूट, 3 कंपोनेंट में, इसमें कई सारे कंपोनेंट में टूट जाएगी। ये हो गया। उसके बाद आपको याद रखना है, इससे नेट में क्वेश्चन और गेट में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा सका है, डेल्टा ई इक्वल टू क्या होती है आपका, जो हमारी ई जे क्या होती है, हम लोगों की जो वैल्यू होती है, एक सेकेंड बच्चों बस। हाँ, जो हमारी ई जे होती है वो GMJ μ भी होती है। जी जो होता है हमारा जी फैक्टर होता है, और म्यू भी हमारा बोहर मैग्नेट्रॉन होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, EH/4πm, ये हमारी म्यू भी होती है। तो ये आपको याद रखना है, इसका क्वेश्चन मैं कराऊंगा कि कैसे होता है, ये आगे देख लीजिएगा। और जो जी फैक्टर होता है, जी फैक्टर की वैल्यू आपकी क्या होती है, इससे तो गेट में कितने बार क्वेश्चन पूछा जा सका है, गिनती ही नहीं है। तो ये आपका 1 JJ+1 SS+1 -LL+1 2J/2JJ+1 ये होता है। और ये हम निकालेंगे कैसे, जैसे 2p 3/2 आपको दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये होता है, ये होता है J होता है, और यहाँ से S निकालते हैं, 2S+1 = 2 रख देंगे। यहाँ पे अगर 3 होता तो यहाँ पे 3 रख देते, तो यहाँ से S की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो J और S की वैल्यू आ गई। L की वैल्यू क्या होती है, देखो L की वैल्यू होती है 0 किसके लिए, S के लिए, 1 P के लिए, D के 2 होती है ये D के लिए, 3 होती है F के लिए। ठीक है, ये सब होती हैं, आप यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे एक्सरेज की बात करते हैं, स्टार्क इफेक्ट की बात करते हैं। तो स्टार्क इफेक्ट बिल्कुल आपका कैसा है, सेम टू सेम है, जैसे आपका उसमें जी मैन इफेक्ट की तरह। जी मैन इफेक्ट में हम क्या करते थे, हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था, और इसमें क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे बस, और कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी सेम है आपका।
उसके बाद एक्सरे की बात करते हैं तो एक्सरे आप सब जानते हैं कि जब हम किसी हाई एनर्जेटिक ज़्यादा वेलोसिटी हाई स्पीड वेलोसिटी जो होती है हाई स्पीड की एक इलेक्ट्रॉन बीम को हम किसी हाई एटॉमिक नंबर पे क्या करते हैं एलिमेंट पे स्ट्राइक करते हैं तो हमारी एक्सरे निकलती हैं। वो एक्सरे होती क्या है आपका कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे कंटिन्यूस एक्सरे होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मोज़ेलेला की बात करते हैं तो मोज़ेलेला क्या होता है। मोज़ेलेला में आपको याद रखना है सिर्फ जो न्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड माइनस सिग्मा का होल स्क्वायर के। सिग्मा जो है स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है और सिग्मा की वैल्यू जो के सीरीज़ के लिए होती है सिग्मा की वैल्यू 1 होती है, एल सीरीज़ के लिए होती है 7.4 होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है और कुछ नहीं याद रखना है इसमें। अब बात करते हैं हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा की। तो जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा हम लोगों की वो 3 टाइप की होती है, एक इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा और रोटेशनल स्पेक्ट्रा। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ये इसमें गेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस वाले से। इन तीनों को याद रख लेना बिल्कुल पूरी तरीके से। वो क्या होते हैं हमारी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा होती क्या है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जो है वो आपका अब्जॉर्प्शन एमिशन दोनों में मिलता है और यूवी और विजिबल रीजन में मिलता है। इससे रीजन से पूछे गए क्वेश्चन है गेट में। ठीक है, और ये आपका सारे मॉलिक्यूल चाहे होमोन्यूक्लियर हो चाहे हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल हो सभी में पाया जाता है। उसके बाद वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा की बात करते हैं तो जो वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा है वो नियर IR रीजन में पाया जाता है, नियर इंफ्रारेड रीजन में। और नियर इंफ्रारेड रीजन का जो रेंज है 1 माइक्रोन से 10⁻² माइक्रोन होता है। और इसमें क्या है ये होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल जैसे H2N2 O2 के लिए O2 इसमें ये नहीं पाया जाता क्योंकि ये लोग क्या करते हैं ये परमानेंट डाइपोल मोमेंट शो नहीं करते हैं। जो आपके परमानेंट डाइपोल मोमेंट शो करते हुए हैं उसमें क्या होता है उसमें वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा पाया जाता है। अब प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा की बात करते हैं तो ये होता है आपका फार इंफ्रारेड रीजन में होता है, जैसे हम माइक्रोवेव रीजन भी बोलते हैं। उसका रीजन क्या है 10⁻² माइक्रोन से 10⁻³ माइक्रोन होता है। और इसमें क्या है कि आपका ये अब्जॉर्प्शन में ही पाया जाता है और जिन मॉलिक्यूल के पास ये जो परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है उन्हीं में पाया जाता है, जैसे H2N2 O2 इनमें ये नहीं पाया जाता है। अब प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा की बात करते हैं तो इससे एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल होता है इसका रिजिड रोटेटर। रिजिड रोटेटर होता क्या है, अगर दो हम एटम्स को ऐसे एक लाइन से ज्वाइन कर दें ये क्या बन जाता है आपका रिजिड रोटेटर बन जाता है। रिजिड रोटेटर में जो आप और देखिए ये प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा या तो H2N2 O2 ये तो नहीं शो करते हैं, CO2 भी नहीं शो करता है और CH4 भी नहीं शो करता है आपका प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा। अब बात करते हैं I=μr²। तो जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इसमें μr² आता है। जो एनर्जी होता है एनर्जी एक्चुअल में होता क्या है आपको बताता रहा हूँ मैं, p²/2m। तो यहाँ पे p² की जगह हमने क्या कर दिया J²/2m कर दिया। ठीक है, J²/2m। और J हमारा क्या होता है, J होता है आपका h×√J+1। अगर J² अगर हम कर दें J² कर दें तो वो क्या हो जाएगा E=J²/2i है। तो J² की जगह h² और J+1 तो हट जाएगा, स्क्वायर करेंगे अपान 2i। ठीक है, यहाँ से h² क्या होता है हमारा, h² होता है h/2π होता है। h² करेंगे तो h²/4π² आ जाएगा। तो जो एनर्जी हमारा क्या बन जाएगा h²/8π² और साथ में J+1। अगर मैं इसे Hc से डिवाइड कर दूँ इस चीज़ को तो यहाँ से सॉरी ये H से ये H कट जाएगा ये, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा E=H/8π² और साथ में C भी होगा और J+1। ये चीज़ को बोलते हैं, इतनी चीज़ को बोलते हैं रोटेशनल कांस्टेंट। तो रोटेशनल कांस्टेंट क्या होता है आपकी वैल्यू होती है H/8π²IC। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे जो वेव नंबर है आपका होता है वो 2b+1 होता है। आपका क्या होता है 2b+1। अगर यहाँ पे J वैल्यू 0 रखेंगे 1 रखेंगे 2 रखेंगे तो जो न्यू की वैल्यू आएगी 0 रखेंगे तो देखिए कितनी आएगी 2b आएगी। उसके बाद अगर हम 1 रखेंगे तो 4b आएगी, 3 रखेंगे तो 6 भी आएगी। तो अगर हम इसे प्लॉट करें अगर यहाँ पे ऐसे प्लॉट करें इस तरीके से तो ये अगर आपका 2b है और ये आपका 4b है और ये आपका क्या है यहाँ से यहाँ तक ये 6b है। तो ये आपका देखो ये 2b है, ये भी 2b है, ये भी 2b है, मतलब जो सेपरेशन है वो हमेशा 2b है, तभी तो 2b 4b 6b बनना है। तो हमारा जो सेपरेशन है तो जो आपका रिजिड रोटेटर है या प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है तो हमारा क्या है उसके पास इक्वल डिस्टेंस लाइंस होती हैं विद कांस्टेंट सेपरेशन 2b। इतना तो याद रखना पड़ेगा, ये आपका गेट में आया हुआ क्वेश्चन है कि कांस्टेंट सेपरेशन 2b होता है इसको भी।
फिर हम बात करते हैं आपका रोटेशनल स्पेक्ट्रा की बात करते हैं, सॉरी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा की बात करते हैं। जो मेन ट्रांजिशन होता है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में वो ये होता है कि अगर जो ν = 0 से अगर ν = 1 में अगर कोई ट्रांजिशन हो रहा है वो होता है हमारा फंडामेंटल ट्रांजिशन होता है। उसे हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल या मेन ट्रांजिशन बोलते हैं। और इसमें जो सिलेक्शन रूल होता है इसमें क्या होता है, डेल्टा ν = ±1 होता है। और जो प्योर रोटेशनल में था तो रोटेशनल में होता है J = ±1 होता है। J = इसमें ν = ±1 होता है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में। ठीक है, तो ये आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं बारीको रहते हैं एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। एन हार्मोनिक ऑसिलेटर में देखिए क्या है आपका, ये चीज़ याद रखनी है ये वाली आपकी कि जो क्या बोलते हैं जो आपका जो सिलेक्शन रूल होता है एन हार्मोनिक ऑसिलेशन के लिए वो क्या होता है +(1) +(2) +(3). ये आपका एन हार्मोनिक ऑसिलेशंस के लिए होता है सिलेक्शन रूल। ये आपका गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। अब बात करते हैं जो मेन ट्रांजिशन मैंने बताया था वो ν = 0 से ν = 1 में जो ट्रांजिशन होता है वो मेन ट्रांजिशन होता है, जिसे फंडामेंटल बैंड बोलते हैं हम। अगर ν = 0 से ν = 2 में उसे बोलते हैं हम ओवरटोन बोलते हैं। ओवरटोन होती क्या है, जैसे फंडामेंटल वाइब्रेशन फंडामेंटल बैंड है, फंडामेंटल बैंड की अगर मान लीजिए हाइट 100 सेंटीमीटर है तो अगर जो 100 सेंटीमीटर का 1/10 करेंगे तो यानी 10 सेंटीमीटर से नीचे का जितना भी आपके पास पीक्स मिलेगा वो पीक्स को बोलते हैं हम मतलब ओवरटोन्स बोलते हैं। तो जो ओवरटोन्स होती हैं वो यानी ये ट्रांजिशन 0 से अगर 2 में होगा तब फर्स्ट ओवरटोन मिलेगी, 0 से 3 में होगा तो सेकंड ओवरटोन में मिलेगी। अब ओवरटोन में ये चीज़ याद रखनी है कि ये फार्मूले क्या होते हैं ओवरटोन के, ये फार्मूले से आपके गेट और नेट दोनों में क्वेश्चन आ चुके हैं। तो जो क्वेश्चन होते हैं हमारा क्या है कि आपका अगर फर्स्ट फंडामेंटल बैंड के लिए जो आपका ν1 होता है वो ν1 क्या होता है आपका 1 - 2x ही ओमेगा ही। फर्स्ट ओवर के लिए यहाँ पर 2e है तो 2x है, यहाँ पर 3x कर देंगे 1 - 3x × 2 ओमेगा ही। यहाँ सेकेंड ओवर टोन के लिए 1 - 4x × 3 ओमेगा ही। ये आपको 3 फार्मूले याद रखने हैं। ठीक है, आपको याद तो सब कुछ रखना पड़ेगा क्योंकि याद नहीं रखेंगे अगर आप चीज़ें भूल जाएंगे तो आप नेट क्वालिफाई नहीं करेंगे, गेट क्वालिफाई नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद हम बात करते हैं रमन स्पेक्ट्रा की। देखो रमन स्पेक्ट्रम तो सब जानते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है, वहाँ पे मैं ये डिस्कस नहीं करूँगा। रमन स्पेक्ट्रम 2 टाइप का आपका जो होता है वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा। वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रम में जो आपका सिलेक्शन रूल होता है वो होता है डेल्टा ν = ±1 होता है। ठीक है, ये होता है। और जो रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा होता है इसमें 0, ±2 होता है आपका। दूसरा है कि आपका जो रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा है इसमें J = +2 होता है वो स्टोक्स लाइन देता है, J = -2 होता है वो एंटी स्टोक्स लाइन देता है। और जो आपका न्यू होता है, न्यू जो वाइब्रेशनल नंबर होता है वो 2J+3 होता है। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूँ तो डेल्टा न्यू हो जाता है वो 4B हो जाता है आपका, J+3/2 हो जाएगा। ठीक है, और J की वैल्यू 0 से स्टार्ट करके रखते जाएंगे हम लोग। तो ये आपके कुछ कॉन्सेप्ट हैं, आपको ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। आज आपका काम है आपको याद करने पड़ेंगे इन कॉन्सेप्ट को सारे बच्चों को। ठीक है, अगर नहीं याद करेंगे तो आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे और मुझे शाम को न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद, बाय बाय। और हमें उम्मीद है कि आप लोग हमारे विश्वास पे ज़रूर खरा उतरेंगे, आप लोग मेहनत करेंगे। ठीक है, आप जहाँ भी हुई हैं मेहनत करते रहिए। ठीक है बच्चों।